सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राज जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। नए साल के पहले प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और स्टॉक एक्सचेंज में नए साल का आगाज़ बहुत ही बेहतरीन अंदाज से हुआ। स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई और 1824 पॉइंट्स का 100 इंडेक्स में इजाफा हुआ है और इंडेक्स अब 64,000 की सतह को भी अबूर कर गया है। जो गुज़िश्ता साल का आखिरी हफ्ता था उसमें हमने मार्केट में काफ़ी गिरावट देखी थी, लेकिन पहले ही दिन इस साल के मार्केट ने अच्छा खासा रिकवर किया है। इसकी बात है और आगे इंडेक्स कहाँ तक जा सकता है, बोल न्यूज़ के रिपोर्टर कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस बारे में मजीद डिटेल जानेंगे। कफील, बताइएगा आज जो मार्केट एकदम से ऊपर गई है इसकी क्या वजह है? 64,000 की सतह अबूर हुई और अभी भी 100 इंडेक्स 64,000 से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। देखिए अरबाब, मार्केट का जो खत्म हो चुका है कारोबार तो आज फर्स्ट डे था पहले साल 2024 का और जबरदस्त है मार्केट के लिए। और अगर हम बात कर लें मजमूई तौर पर कारोबार के एंड पे जो है वो 2,210 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया और 64,661 पर मार्केट जो है वो क्लोज हुई है। मजमूई तौर पर 18 अरब रुपए माली 63 करोड़ जो हिस्से हैं उनका कारोबार हुआ है। और एक तो इसमें जो वजूहात थी, एक तो जो IFPR का जो टारगेट था वो बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत अच्छे नंबर आए हैं और जो दिसंबर के नंबर आए हैं वो 1,000 जो है वो अरब से जायद का जो है वो टैक्स जमा किया गया। उसके अलावा IMF की जो अब नेक्स्ट मीटिंग है अगले हफ्ते, उसमें पाकिस्तान को जो है वो शामिल किया गया और बहुत जल्द पाकिस्तान को जो $7 मिलियन हैं, $500 मिलियन, वो पाकिस्तान को जो है वो रकम मौसूल हो जाएगी। तो ये एक सेंटिमेंट है। अगर हम बात कर लें फॉरेन बायर्स की तो वो भी छुट्टियों के बाद जो है अब वापस आएगा अपने क्रिसमस की और अब जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वो इसकी खरीदारी जो है वो जारी है। अगर हम बात कर लें आज की तो आज TPL, OGTCL, हप्को और दीगर जो ऑयल सेक्टर उसमें खासी जो है वो तेजी दिखी गई है। यही वजूहत है कि मार्केट तकरीबन 2,210 पॉइंट जो है वो बढ़कर 64,661 की मार्केट लेवल पे जो क्लोज हुई है। तो कफील, इसका मतलब जो डाउनफॉल था पिछले हफ्ते का या पिछले 10 से 12 दिन में मार्केट कभी नीचे जा रही थी, मामूली सा रिकवर कर रही थी, तो वो एक बैड पैच था, वो अब खत्म हो गया है, वो छुट्टियों की वजह से था। अब ये नया साल शुरू हुआ है तो इन्वेस्टर्स भी वापस आ रहे हैं, नए सरमायाकारों का एतमाद भी मार्केट में बढ़ रहा है, तो बेहतर अंदाज से मार्केट आगे बढ़ेगी आने वाले दिनों में। ये मार्केट माहिरीन का यही कहना है कि जो टेक्निकल करेक्शन थी वो मार्केट में अब आ चुकी है, इसलिए कि जो मार्केट से पॉइंट घट गए थे अब वो जो फॉरेन बायर्स थे वो वापस आ रहे हैं और जो ऑयल सेक्टर की अगर हम बात कर लें, ऑटो की बात कर लें, जो दीगर सेक्टर है वो खासे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और अब जो रिजल्ट आने वाले हैं तो वो भी खासे जो है वो अच्छे मुतवक्किल हैं। यही वजूहत है कि मार्केट जो है वो बढ़ रही है और आइंदे भी जो है वो अच्छे नंबर जाने की तवक्को की जा रही है। अच्छा, तो कफील ये भी बताया कि सिर्फ ये एक दिन हम देखते हैं कि इतना बड़ा ड्रॉप आता है, कोई 1800 2,000 के करीब पॉइंट्स गिर जाते हैं और आज हम देखते हैं 2,200 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा हो जाता है। ये एक दिन में इतने बड़े ड्रॉप की और राइज की क्या बुनियादी वजूहत होती हैं? देखिए मुमकिन तौर पे ओवरऑल अगर जो करेक्शन जो 26 दिसंबर को हुई थी तो उसकी तो वजूहत सामने थी कि उसमें जो है वो खासी बड़ी करेक्शन जो है वो ड्यू थी, जो कि मार्केट माहिरीन से हमारी बात हुई और उनका यही कहना था कि करेक्शन तो आनी है, तो हम उसमें जो है वो 1,000 से ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं और तकरीबन 2,000 भी, तो वो करेक्शन अब जो है वो क्लियर हो चुकी है और अब जो खबरें हैं वो खासी मजबूत है। हम यकीनन जो तवक्को की जा रही है वो यही है कि जो इंडेक्स है वो मजीद बढ़ेगा और माहिरीन तो ये भी जाहिर कर रहे हैं कि अगर हम ओवरऑल बात कर लें 2024 की तो वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 75 और 80 के लेवल के करीब जो है वो मार्केट जा सकती है। लेकिन कफील, जो 2024 के यानी इस साल के जो इनिशियल 40 डेज़ हैं इसमें इलेक्शन कैंपेन्स भी होनी है, इसमें आगे इलेक्शन डे भी आना है, पोलिंग डे भी आना है, तो ये किस हद तक मार्केट पर अपने असरात मुरतब कर सकता है? इन दिनों में मार्केट स्टेबल रहेगी, ऊपर जाती रहेगी? मार्केट माहिरीन इस बारे में क्या कह रहे हैं, या थोड़ा सा एक डाउनफॉल, एक डिप आ सकता है मार्केट में? देखिए इस हवाले से जो मार्केट माहिरीन से हमारी जो बात होती रही है और आज भी कुछ लोगों से बात हुई, उनका ये कहना है कि अगर तो ये 8 फरवरी की डेट है इस पर बिल्कुल पीसफुल अंदाज में इंतखाबात हो जाते हैं और नई गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है तो यकीनन ये मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा और मार्केट जो है वो आगे जो है वो राइजिंग जो इस वक्त ट्रेंड है वो बरकरार रहेगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई मनफी खबर आती है इकोनॉमी के लिहाज से या ओवरऑल सियासी हवाले से तो वो मार्केट के लिए जो है वो मनफी होगा और उसके बाद जो है वो मार्केट थोड़ी बहुत गिरावट का शिकार हो सकती है। लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट फिलहाल पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और उनका यही कहना है कि मार्केट में जो इंडेक्स है उसमें इजाफा देखा जाए। और पिछले 6 से 7 माह जो रहे कफील, उसमें पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी में एक बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट आया, बड़े बड़े प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा रहे हैं, SIFC की हमने फॉर्मेशन देखी, तो इन सारे स्टेप्स को सामने रखते हुए एक जो नया सरमायाकार है उसका एतमाद कितना बड़ा है मार्केट के लिए, मैं सवाल आपके सामने रखता हूँ। अब हम देख रहे हैं कि IMF की जानिब से भी कुछ अच्छी खबरें पाकिस्तान के लिए सामने आ रही हैं और 2024 में यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मईशत ओवरऑल बेहतरी की जानिब जाएगी, चूँकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को एक नई किस्त भी मिलनी है और ना सिर्फ वो किस्त मिलनी
नहीं है, बल्कि एक और IMF के प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान इस वक्त तैयारी कर रहा है। और वो दूसरा प्रोग्राम इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम मिल सके। जो 11 जनवरी का इजलास इस सिलसिले में है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूँकि पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से नए शेड्यूल में अब शामिल कर लिया गया है। और ये $70 करोड़ की किस्त है, जो कि दरअसल दूसरी किस्त है। इसके बाद एक और $1.2 अरब की किस्त पाकिस्तान को मिलनी है। तो जो पिछला पाकिस्तान का प्रोग्राम था, जो गुज़िश्ता साल पाकिस्तान जिस प्रोग्राम में गया था, वो पूरा हो जाएगा। और जो पाकिस्तान को अगले 6 माह में पेमेंट्स करनी है, जो बैरूनी सरमाकारी है, ज़ाहिर इस सिलसिले में बड़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ हमें देखना है कि इस वक्त जो एक महंगाई का जोर है वो कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है। और वो एक ऐसी चीज़ है जो कि इस वक्त हुकूमत के काबू से बाहर है। हम आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होते देखते हैं, ऑयल प्राइसेस कम होती हैं, लेकिन उसका उतना फ़ायदा पाकिस्तान में आवाम तक नहीं पहुँच पाता। अब इसकी क्या वजूहत हैं और महंगाई में क्यों कमी नहीं आ पा रही है? नासिर अली शाह बुखारी साहब, चेयरमैन है KSB ग्रुप के, माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो नासिर साहब, इस वक्त भी जो कुछ महंगाई के फिगर्स मेरे सामने मौजूद हैं, ये सालाना बुनियाद पर 38.4 का ये इस वक्त फिगर सामने आ रहा है। अब पाकिस्तान की ओवरऑल मईशत को सामने रखते हुए, एक आम आदमी की जो कैपेसिटी है, उसकी जो आमदनी होती है, उसको सामने रखते हुए ये नंबर कितना हाई है, इसमें कितनी कमी आ सकती है? 2024 से हम क्या तवक्कुआत लगाएं? जी अस्सलाम वालेकुम, आपको भी नया साल जो है बरकतों का करे मुल्क कौम के लिए, अल्लाह पाक। तो ये है कि परेशानी है आवाम में भी और बिजनेस कम्युनिटी में भी, क्योंकि ये जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो सूरत में कम नहीं हो रही। और उसकी बड़ी वजह जो है वो, अगर हमें गौर करना हो तो ये है कि जो हमारी एक जो सर्कुलर डेट की मद में इतना इजाफा हो गया है, और जो हमारी लॉस मेकिंग कंपनीज हैं गवर्नमेंट की, उसका जो है ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का हर साल नुकसान होता है। तो आपके ये जो ऐसे फैदाती आ गए हैं इकॉनमी में, जो आप कुछ भी ठीक करने की कोशिश करते हैं ये सर उठा के आ जाते हैं। और ये ख़ास तौर पे जो सर्कुलर डेट है वो हर साल बड़ी तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। और उसकी बड़ी वजह जो है वो हमारे यहाँ जो ये कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट, ख़ास तौर पे जो CPEC के पावर प्रोजेक्ट्स और उसके अलावा भी जो थर के पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ये अपनी पूरी कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे। कई को 14% कैपेसिटी पे काम कर रहा है, कोई 22% कैपेसिटी पे काम कर रहा है। लेकिन हुकूमत को 62% की जो उसकी मिनिमम पेमेंट है वो करनी पड़ती है। और ये पेमेंट भी जो है वो फिर आप देखते हैं कि वसूली के लिए वो बिजली की कीमतें बढ़ा देते हैं। तो एक तरफ गो के ऑयल की कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन बिजली की कीमत जो है वो मुस्तकिलन बढ़ती चली जा रही है। और जैसे जैसे बिजली की कीमत बढ़ती है, हर एक चीज़ जो है वो उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री के ऊपर भी आता है। तो हम इस वक्त एक गिरदाब में फंसे हुए हैं इस क्राइसिस के। तो यहाँ तो हमारे पास जो है ऑल आउट एफर्ट हो, हम ये साल हमारा, हम इसको एक्सपोर्ट का साल डिक्लेयर करें और हर चीज़ जो है हम यहाँ पर जो प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसके ऊपर काम करें, और जितनी हर्डल्स हैं इसमें उनको दूर कर सकें। क्योंकि इस वक्त हमारे पास बिजली वाफर की तादाद में मौजूद है, 42,000 मेगावाट की बिजली जो है वो इंस्टॉल्ड है, और अभी इस वक्त कहीं 14,000 मेगावाट जो है उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये बड़ी पैथेटिक सिचुएशन है। तो अब नासिर, ये एक्सपोर्ट्स ज़ाहिर है अगर फौरी तौर पर बहुत बड़ा उसमें इजाफा करना है तो वो किसी शॉर्ट टर्म प्लान के तहत तो नहीं हो सकता। उसके लिए तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए। उसके लिए तो वो मार्केट्स चाहिए कि जिन मार्केट्स को आप अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर सकें और वहाँ पर उन मार्केट्स में जगह बना सकें। तो ये ज़ाहिर है चंद माह में तो मुमकिन नहीं हो सकेगा। नहीं, मार्केट्स तो आपके साथ खड़ी हैं, आप उन मार्केट्स पर गौर तो कीजिए ना। मैंने आपको पहले भी दफ़ा बता चुका हूँ कि $8 बिलियन की इम्पोर्ट जो है टेक्सटाइल्स की, वो तो आपका हमसाया जो है नेक्स्ट डोर ईरान वो करता है। सेंट्रल एशिया है, आपके पास जो दुनिया की बेहतरीन किस्म की जीन्स है वो तैयार की जाती है, और वहाँ पर उनकी हर खातून उनके मुल्क में जो वो जीन्स पहनती है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ी सी ओपन अप करें, ECO के तहत अपनी मार्केट को डेवलप करें, तो आपको कहीं और दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ECO की और कुछ ना करें, ये साल आप ECO की ट्रेड का साल डिक्लेयर करके चलें कि जी हमने ECO के लिए जो है काम करना है, और उनकी सेटलमेंट भी जो है पेमेंट्स की आप ECO के मैकेनिज्म में लेके आए। तो क्योंकि ECO बैंक मौजूद है, वो बैंक आपका जो है सेटलमेंट बैंक बन जाए, तो फिर आपके ऊपर ये सैंक्शन खतरे खत्म हो जाते हैं।
तो नज़ब ये अगर ये एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की तरफ जाएं तो उससे फिर ये जो इस वक्त एक इशू इन्फ्लेशन का है, बढ़ती हुई इन्फ्लेशन का, ये इस पर किस हद तक असरअंदाज हो सकता है, इसमें किस हद तक कमी आ सकती है? क्योंकि ये तो एक हम बज़ाहिर इसको एक इंटरनल मामले के तौर पर देख रहे हैं कि FBR अपना काम दुरुस्त तरीके से कर रहा है। वो कोई 1021 अरब रुपए की महसूलात सिर्फ 1 दिसंबर में ही जमा कर ली गई हैं। हर महीने का अपना टारगेट मीट किया जा रहा है, यानी लोग टैक्सेस तो दे रहे हैं लेकिन उसके बावजूद महंगाई का बोझ उन पर से कम नहीं हो पा रहा है। जी, मैंने अर्ज की ना कि जब ये आप इस किस्म की जो आपकी सर्कुलर डेट है, आप एक तरफ रिकवरीज कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ आपका सर्कुलर डेट जो है वो 5 ट्रिलियन को जो है टच कर रहा है। तो जो आपने एक तरफ से कमाया दूसरी तरफ से जो है वो आपने अपनी जेब से निकाल के दे दी। तो ये जो है महंगाई बढ़ने की बड़ी वजह जो है आपकी एनर्जी की कॉस्ट के अंदर जिससे बिजली की कीमतें बढ़ती हैं, वो सब चीज़ें भी हैं। और एक बिजली की कीमत बढ़ने का मतलब ये है कि आपकी हर एक कॉस्ट के अंदर स्पाइरल इफेक्ट आ जाता है। सही। अच्छी बात सिर्फ ये मैं समझता हूँ कि खाने पीने की अशिया में अमूमन इतनी ज़्यादा कीमतें नहीं बढ़ी हैं जितनी बाकी हाउस होल्ड गुड्स की कीमतें जो है वो बढ़ती हैं, जो इंडस्ट्रियल यूज की। तो लेकिन जहाँ तक आपके यहाँ फर्टिलाइजर का ताल्लुक है, अब इस वक्त क्राइसिस रहा है कि फर्टिलाइजर जो है यूरिया की वो खाद की ज़रूरत के वक्त जो कि डालनी है, अभी वीट की जैसी प्रोडक्शन है तो खाद नहीं मिल रही। हुकूमत ने कोशिश की है उस क्राइसिस को बचा लिया है। बाय द वे, जो क्राइसिस सर उठा चुका था और वो समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से वो टैकल होगा, इस साल वो क्राइसिस को बचा लिया गया। मैं ये नहीं कहता 100% वो हो गया, बिल्कुल, लेकिन कम से कम उसका वो क्राइसिस नहीं रहा। आप कह रहे हैं कि जो फूड इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, बहरहाल ये ज़ाहिर जो 38% का ये फिगर है, अगर इसको हम कोई राउंड ऑफ करके 35 या चले 30 तक भी ले जाएं तो लोगों की जो आमदनी है वो तो इस हिसाब से नहीं बढ़ी। जब आमदनी नहीं बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन जितनी भी हो वो तो फिर लोगों के लिए ज़ाहिर है उनके ऊपर एक बोझ की सूरत में बरकरार रहेगी। तो आमदनी बढ़ाने का तो तरीका वही है ना जो मैंने आपसे अर्ज की कि एक्सपोर्ट बढ़ाइए, और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आप शॉर्ट टर्म करें, लॉन्ग टर्म करें, दोनों तीनों चीज़ों को मिलकर करें। एक एक मार्केट पकड़ें, जैसे मैंने आपको कहा ECO की मार्केट पकड़ें। आपके पास ECO के अंदर जो है टोटल तकरीबन कोई मिला के 30 यानी इस वक्त 20 करोड़ दूसरी तरफ और 25 करोड़ पाकिस्तान की 45 करोड़ की आपकी मार्केट है। आप इस 45 करोड़ की मार्केट को तो टैप करें ना, जो आपके बिल्कुल नेक्स्ट डोर है, और वो जरूरियात उनकी जो है वो आप पूरी कर सकते हैं। उसमें आपकी इंडस्ट्री भी चल जाएगी और इस तरह से आप उनसे जो है और मामलात के अंदर भी एक दूसरे से मदद दें, ज़राअत के शोबे में मदद दें, तो एनर्जी के शोबे में मदद दें। नासिर साहब, जो गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक टीम्स होती हैं, जो फाइनेंशियल टीम्स होती हैं, क्या ज़ाहिर उनके पास ये प्लान्स या ये स्ट्रेटजी नहीं होती जो इस वक्त आप बता रहे हैं जिन स्टेप्स को फॉलो करने के लिए, तो ये उनकी प्रायोरिटी क्यों नहीं होती? मैं अपने तजुर्बे की वजह से आपसे बात कर सकता हूँ। मुझे उनकी उस पर कोई शक नहीं है उनकी अंडरस्टैंडिंग पे, लेकिन हमारा जो इलाका है, इस इलाके के मुतालिक लोग अमूमन जो है वो सैंक्शंस की तरफ देखते हैं। जी, सैंक्शंस हैं, सैंक्शंस की वजह से हम कारोबार नहीं कर सकते। मेरा मकसद खास तौर पर ईरान के मुतालिक जो हमारे साथ नेक्स्ट डोर बहुत बड़ी मार्केट है, वो तकरीबन $100 बिलियन की इम्पोर्ट करते हैं ओवरऑल, और $100 बिलियन की मार्केट के अंदर आपका शेयर जो है वो $200 मिलियन भी नहीं है। तो आप अंदाजा कर लीजिए हम कितनी बड़ी मार्केट से उसको गिव अप किए हुए। जबकि चाइना और रशिया और दीगर इवन इंडिया भी उनके साथ जो है उनकी लोकल करेंसी में ट्रेड करता है, क्योंकि उनकी मार्केट को एक्सेस करना चाहते हैं लोग। तो वो उनसे जो है अशिया खरीदते भी हैं और उनको अशिया देती भी है। अब जो मुल्क उनसे ऑयल खरीदते हैं उनकी लोकल करेंसी में, अपनी लोकल करेंसी में, तो उनका तो समझे कि अपने पास ऑयल निकल आया ना, उनके पास तो फॉरेन एक्सचेंज का बर्डन खत्म हो जाता है। तो हम क्यों नहीं कर पाते? हम इसलिए नहीं कर पाते कि यहाँ पर डराने वाले लोग जो हैं वो सोल्यूशन, जो मैंने आपको ECO का सोल्यूशन बताया। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर अली शाह बुखारी साहब, चेयरमैन KSB ग्रुप हमारे साथ, और कह रहे थे कि कुछ ऐसे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ सकें और पाकिस्तान की ओवरऑल मईशत पर उसके बेहतर असरात मुरतब हो सकें। अब आपको ये भी बताएं कि सेल और डिस्काउंट के नाम पर जो धोखा अब तक चलता आया है वो अब नहीं चलेगा, चूँकि मुसफ़्फ़ती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब एक बड़ा एक्शन लिया है और पाकिस्तानी ब्रांड्स को वार्निंग जारी कर दी है। बैंक कार्ड पर हम अक्सर देखते
देखते हैं कि फ्लैट 50%, 20% जैसी पेशकशें की जाती हैं और रियायती कीमतों के बारे में मुकम्मल वजाहत अब इस सिलसिले में देना ज़रूरी होगी। बोल न्यूज़ के रिपोर्टर उमर हयात खान हमारे साथ मौजूद हैं और उनके कि मुसाफकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस तरह से एक्शन लेगा। तो उमर बताइएगा, हम अक्सर ये देखते हैं कि बड़े बड़े ब्रांड्स इस तरह की सेल लगाए हुए होते हैं और वो सेल के बावजूद चीज़ बड़ी महंगी मिल रही होती है, तो अब मुसाफकती कमीशन ने क्या एक्शन लिया है और कब तक की हरकत में आएगा? देखिए, जो मुसाफिकती कमीशन की जानिब से इब्तिदाई तहकीकात की गई हैं उसमें 27 ब्रांड्स की निशानदेही की गई है और पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 दहाइयों से जूते, कपड़ों और घरेलू इस्तेमाल की जो अशिया हैं और दीगर मसनूआत हैं उन पर रियायत पर फ़रोख्त का ऐलान जो है वो तवातुर के साथ किया जाता है और मखसूस मौसम या त्यौहार के करीब सेल्स का सीजन भी शुरू होता है। और इसी तरह सीसीपी ने कमर्शियल दुकानों के लिए अपनी नोयत की पहली एडवाइजरी जो है वो जारी की है और इस एडवाइजरी में खास तौर पर सारिफीन डिस्काउंट और फरोख्त की पेशकशों की शराइत व ज़वाबित का मुकम्मल जायजा लिया जाएगा। और कमीशन ने कमर्शियल दुकानों के लिए अपनी जो जारी एडवाइजरी में डिस्काउंट देने वाले जूते और कपड़ों के ब्रांड्स को मुतनब्बे किया है कि वो सारिफीन को असल और रियायती कीमतों के बारे में मुकम्मल वजाहत दें और तशरीही पैगाम वाज़ेह होना चाहिए। और हफ्ते के रोज जारी होने वाली एडवाइजरी में ये कहा गया और इस हिदायत की कि खिलाफ वर्जी करने वाले जो ब्रांड्स को सीसीपी की तरफ से कार्रवाइयों का सामना करना पड़ सकता है और खास तौर पर कपड़ों और जूतों के ब्रांड्स में रियायतों में जारी मौसमी इजाफे के दौरान धोखाधड़ी से मार्केटिंग करने के तरीकों का इंकशाफ भी हुआ है। और मुसाफिकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की टीमों की जानिब से जो एक सर्वे किया गया और उसकी इब्तिदाई तहकीकात में 27 ब्रांड्स की निशानदेही की गई जो अपनी मसनूआत पर फ्लैट डिस्काउंट पेश करते हैं। और सीसीपी ने नोट किया कि फ्लैट डिस्काउंट का इतलाक तमाम अशिया पर नहीं होता और दुकान के बाहर लगे इश्तिहार में दिखाया जाता है कि डिस्काउंट दुकान के अंदर फरोख्त की जाने वाली अशिया से मुताबिकत नहीं रखता, जबकि शराइत और ज़वाबित के बारे में अगर डिस्क्लेमर में फ़ोन का जो साइज है वो नाकाबिल फहम पाया गया। बहुत से मामलों में शराइत और ज़वाबित का जिक्र तक नहीं किया गया और सीसीपी की जो इब्तिदाई तहकीकात है उसके मुताबिक इस तरह का जो अमल है वो मुसाफिकती एक्ट 2010 की दफा 10 की खिलाफ वर्जी है और जो धोखाधड़ी तो उमर ये बताएगा, इन ब्रांड्स को ये पाबंद किया गया कि वो जो सेल जो ये शो करते हैं उसके बाद जो कीमत मिल रही होती है वो लोग तो उसको बहुत कम कीमत समझ रहे होते हैं, लेकिन उस कीमत में भी उनका मुनाफा शामिल होता है। यानी उस 50 या 30% सेल को आप हटा दें तो फिर तो वो 3-3, 4-4 गुना इजाफा ले रहे होते हैं। इस सिलसिले में भी कोई एक्शन होगा ताकि लोगों को सस्ती चीज़ें मिल सकें? देखिए, ये पाकिस्तान में ये काम कई अरसे से हो रहा है और गुज़िश्ता कई अरसे से खास तौर पर जो कंज्यूमर राइट्स हैं उनका ख्याल नहीं रखा जाता और अब सीसीपी ने जो है वो ये तंबीह जारी की है और इस तंबीह में जो हुक्मनामा है उसको नज़रअंदाज करने वालों को सीसीपी इन्फोर्समेंट की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अब आप भी और मैं भी, क्योंकि हम भी ये काम सारिफ हैं, अपने लिए जूते और कपड़े खरीदने जब जाते हैं और हम देखते हैं कि एक चीज़ पर फ्लैट 50% लगा हुआ है एक दुकान पे, लेकिन जब हम अंदर जाते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि ये फ्लैट 50% नहीं है बल्कि इस पे 20% है, इस पे 10% है, इस पे 40% है। तो इस तरह की धोखाधड़ी पर सीसीपी ने नोटिस लिया है और बाकायदा तौर पर इन 27 ब्रांड जिनकी निशानदेही की गई है इनको ये एडवाइजरी जारी की गई है। और हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो जूते हैं, कपड़े हैं, ये जो दीगर अशिया हैं खास तौर पर, इन अशिया में हम ये देखते हैं कि हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि एक जो कंज्यूमर है या सारिफ है वो किसी भी चीज़ को लेने के लिए जाता है तो उस वक्त उसकी खुशी जो है मान पड़ जाती है कि जब वो एक चीज़ पसंद करता है तो उसको बताया जाता है कि इस पे तो 20% डिस्काउंट है, इस पे तो 10% डिस्काउंट है, लेकिन बाहर जो है वो लिखा होता है कि फ्लैट 50%। तो लेकिन वो जो फ्लैट 50% लिखा होता है वो बड़े हुरूफ में लिखा होता है और फिर ऑन सिलेक्टेड आइटम्स जो है वो छोटा सा लिखा होता है, जिसकी वजह से आप उस दुकान के अंदर जाते हैं और उन अशिया को विजिट करते हैं। तो ये ऐसी चीज़ है कि इसके बारे में मुसाफिकती कमीशन जो है उसने एक्शन लिया है और अब बाकायदा तौर पर एडवाइजरी जारी की है, मुतनब्बे किया है, तंबीह जारी की है और मुसाफिकती कमीशन का यही काम है कि जो खास तौर पर जो लोग कंपटीशन एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हैं उनके खिलाफ। ठीक है, चलें, अब आवाम के हक में मुसाफिकती कमीशन ने फैसला तो लिया, असरात कब तक पहुंचते हैं ये आने वाले वक्त में हमें देखना होगा। बहुत शुक्रिया उमर हयात खान, अपडेट करने के लिए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और अहम मौज़ूआत और स्टोरीज पर बात करेंगे।
प्रोग्राम में फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और 2 रोज़ कबल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब किया था और वहाँ पर आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान वसाइल से माला माल है। ज़राअत और मवेशी बानी में डिसिप्लिन, तकलीफ, नमू और सब्र ऐसे हैं जैसे ये ऐसे पेशे के नतीजे में बेतहाशा इनामात मिलते हैं। और सदर किसान इत्तेहाद ने आर्मी चीफ से ये अपील की है कि ज़राअत में मौजूद माफिया को काबू किया जाए, चूँकि पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरह से मुल्क में खाद का बहरान पैदा हुआ, उसको ब्लैक में बेचा गया और फिर उस पर जब आवाज़ उठाई गई तो हुकूमत ने उस पर नोटिस भी लिया। आपसे कुछ देर पहले भी मनवारुल्लाह काकड़ का एक बयान सामने आया इस सिलसिले में, जिसमें उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में वो हुकूमत मुकम्मल तौर पर किसानों से ताउन करेगी और आने वाले दिनों में इस पर एक्शन भी लिया जाएगा। अब आर्मी चीफ ने भी कहा है कि हर किस्म के माफिया की सरकोबी करेंगे और इनको सर उठाने का मौका नहीं देंगे। तो आने वाले दिनों में किसानों की मुश्किलात किस हद तक कम हो जाएंगी इस तरह की कार्रवाइयों के बाद। और अभी 2024 जब आगाज़ इसका हुआ है तो कितने किसान पुरएतमाद हैं और कितने पुरुमीद हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। उमैर मसूद साहब सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के हमारे साथ मौजूद हैं। तो उमैर साहब, पूरे दिसंबर के महीने में आप भी इस मामले को उठाते रहे, हमने भी अपना प्लेटफॉर्म आपको पेश किया कि आप आएँ और अपने मामले को हुकूमत के सामने रखें और उस पर हमें एक्शन भी होता नज़र आया। अभी इस एक्शन के नतीजे में अभी कितनी बेहतरी आई है हालात में पहले के मुकाबले में, खाद की फरामी और जिस तरह से खाद बाहर से आई और अब ये आने का सिलसिला भी ये आगे भी जारी रहेगा, तो ओवरऑल सूरत हाल में आप कितनी बेहतरी देख रहे हैं अब जब 2024 शुरू हो चुका है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कन्वेंशन इस्लामाबाद में किसानों का हुआ उसमें ख़ास तौर पे बोल का सबसे अहम किरदार है और ख़ास तौर पे आपके प्रोग्राम के ज़रिए बार बार जो आवाज़ उठाई गई तो आपका अहम किरदार है। और उसमें ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ कि इतने बड़े लेवल पे किसानों को बुलाया गया और उनको सुना गया। और बल्कि आर्मी चीफ ने पहले तो जब वो आए तो लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया और फिर उन्होंने अपनी जो लिखी हुई तकरीर थी वो साइड पे कर दी और डायरेक्ट किसानों से मुखातिब होते रहे और तकरीबन 45 मिनट की उन्होंने तकरीर की। और उसके बाद फिर जो था उन्होंने किसानों से सवालात भी लिए और उसमें खाद का मसला, दीगर मसाइल, और आर्मी चीफ ने यकीन दहानी करवाई कि हम ये जो माफियाज बन चुके हैं इन पे इनको पकड़ेंगे। और बल्कि किसानों ने मुतालबा किया कि जिस तरह आपने डॉलर को नीचे लेके आए हैं इसी तरह आप इसको खाद को भी नीचे ला सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि यकीनन हम इस पे मुकम्मल गिरफ्त करेंगे जो माफियाज हैं। और उसके बाद किसानों ने फिर अपने बिजली के ट्यूबवेल्स के हवाले से मुतालबा किया कि हमारे ट्यूबवेल्स काट दिए गए हैं, बिजली चोरी के नाम पे किसानों पे झूठी FIRs काटी जाती हैं और उनके ट्यूबवेल काट दिए जाते हैं, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है मैपको और लेस्को काम की तरफ से। तो उस पे वज़ीर आज़म ने फ़न कर दिया कि जितने इन डिस्कोज़ ने ट्यूबवेल काटे हैं वो फ़ौरन बहाल करें और अगर किसी के बकायाजात हैं तो उनकी एकसात की जाए और वो बिल जो है एकसात में देंगे और मैं उसको ख़ुद तय करूँगा उनके साथ बैठ के। तो इस तरह दीगर भी बहुत सारे मसाइल जो किसानों ने वहाँ पे सवालात किए, शिकायत की और आर्मी चीफ ने खुले दिल से सुना। बल्कि बलूचिस्तान के हमारे एक ओहदेदार थे किसान इत्तेहाद के, उन्होंने तो ये तक कहा कि हमसे जो है चेक पोस्टों वाले वहाँ पे रिश्वत लेते हैं। तो उस पे भी आर्मी चीफ ने कहा कि मैं बिल्कुल इसका भी एक्शन लूँगा और आपको कोई तंग नहीं करेगा किसान को। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आप लोगों की बहुत बड़ी इसमें काविश है और आपका बहुत बड़ा हिस्सा है इसमें कि आपकी वजह से हम आज इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि आज पाकिस्तान के सबसे बड़े फोरम से ज़राअत की बात हो रही है। आज भी वज़ीर आज़म साहब ने बयान दिया, इसी तरह आर्मी चीफ ने भी, और उस पे वर्किंग भी हो रही है और एक कमेटी भी बनाई गई है जो कि इन तमाम मसाइल को देखेगी और जो मसाइल हैं हल होने वाले फ़ौरन उन पे तो फ़ौरन एक्शन शुरू कर दिया गया है। सही। तो उमर साहब, ज़ाहिर हमारी तो एक कोशिश होती है कि आप लोग के मसाइल फौरी तौर पर हल हों, आपको सहूलियात मिलें ताकि पाकिस्तान की मईशत फले फूले और आप उसमें अपना किरदार अदा कर सकें। अब 2023 में आप लोगों को बहुत सारी मुश्किलात इस माफिया के थ्रू उठानी पड़ी। अब 2024 में इस वक्त जो खाद की फराहमी की सूरत हाल थी, जो उसकी कीमतें थीं, वो 2023 के मुकाबले में किस हद तक कम होंगी? जब ये एक्शन अपने पीक पर होगा, अपने ज़ोरों पर होगा, तो उसके बाद सूरत हाल में बेहतरी कितनी आ सकेगी?
जी देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि ये अब पाकिस्तान के सबसे बड़े फोरम पे हम ये आवाज़ उठ चुकी है और वहाँ पे किसानों ने बेतहाशा खाद की ब्लैक मार्केटिंग के हवाले से, खाद के रेट्स के हवाले से, DAP खाद के हवाले से और दीगर जितनी शिकायत थी वो अपनी बताते रहे और आर्मी चीफ बैठ के सुनते रहे। और हम बिल्कुल पूरी उम्मीद है इस पे कि इंशाल्लाह अब हमारे मसाइल जो है वो हल होंगे और ये जो माफियाज बन चुके थे, हम गुज़िश्ता 4-5 साल से इसको बर्दाश्त कर रहे हैं कि ये जो ब्लैक मार्केटिंग वाले लोग हैं ये अब किसी के कंट्रोल में नहीं थे। इवन के चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इनके साथ मीटिंग की और इन्हें 200 रुपये का कुशन दिया, रेट से ज़ायद कुशन दिया कि आप उस रेट पे बेचें, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग नहीं बेचते थे और ये तकरीबन 1500-2000 रुपये ब्लैक में बेचते थे। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि आपके तवस्सुत से भी और बाकी लोगों की कोशिशों से भी हम अब इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हम ये कह सकते हैं कि हमें लगता है कि अब जो 2024 होगा उसमें हमारे मसाइल हल होंगे और ये जो ब्लैक माफियाज इस मुल्क पे हावी हुए हैं इनको पकड़ा जाएगा और इनको सज़ा दी जाएगी। और उमर साहब ये भी बताएगा कि जो खाद इंपोर्ट करना पाकिस्तान ने अभी शुरू की, पिछले दिनों जो पहली खेप आई थी, फिर उसकी दूसरी खेप आनी थी, उसके बाद जो आप लोग की मुश्किलात थी खाद की शॉर्टेज की या महंगी खाद मिलने की, वो शिकायत आपकी फिर हल हुई, उन पर कोई एक्शन हुआ? जी बिल्कुल, ये जो अभी खाद जो इंपोर्ट हो रही है तो इसमें ये है कि हमने गवर्नमेंट से यही कहा है, अभी शुरू नहीं हुई उसकी सेल, अभी वो ट्रांसफ़र हो रही है वेयर हाउसेज़ में। अच्छा। लेकिन हमने गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट की है कि ये जो खाद है ये आप डीलर्स को मत दें क्योंकि वो फिर इसको भी ब्लैक करेंगे। ये खाद आप डायरेक्ट किसान को दें और किसान को इसकी रसाई दें कि वो डायरेक्ट ख़रीद सके, क्योंकि पहले होता ये है कि किसान का कोटा मुकर्रर होता है कि वो कुछ परसेंट कंपनियों से खाद ख़रीद सकता है डायरेक्ट, लेकिन कंपनियां किसान को नहीं देती, वो सिर्फ अपने डीलर्स को देती हैं। और यहाँ पे ऐसे ऐसे डीलर्स हैं जो पूरे साल की प्रोडक्शन बुक कर लेते हैं और जब वो बुक कर लेते हैं फिर कंपनी उनके पैसे से चल रही होती है और वो कंपनी जो है उस डीलर को कुछ भी नहीं कह सकती। तो उमर साहब ये बताएगा कि जब आर्मी चीफ वहाँ मौजूद थे, उनसे जब आप लोगों ने अपने मसाइल उनके सामने रखे तो उनके इल्म में ये बात आप लेकर आए कि हुकूमत से आप लोगों ने ये डिमांड की है, रिक्वेस्ट की है और वो भी अगर चाहें तो इसमें अपना किरदार अदा कर सकें तो ज़ाहिर किसानों को बड़ी सहूलत हो जाएगी अगर आप बराह रास्त हुकूमत से ही वो खाद लेंगे, दरमियान से डीलर हट जाएगा तो? जी बिल्कुल, उसमें हमने बहुत सारी बातें की आर्मी चीफ से, खाद के मुतल्लिक तो बहुत ज़्यादा बातें हुई और बल्कि मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी ने खुद एतराफ़ किया अपनी स्पीच में कि वाकई खाद ब्लैक है, हम उस पर काम कर रहे हैं, जिस पे आर्मी चीफ मुस्कुराए भी थोड़ा सा कि ये अपने जुर्म का खुद एतराफ़ कर रहे हैं। तो लेकिन उसके साथ साथ और बहुत सारे मसाइल थे, जिस तरह कि भाल सफाई होती है, नहरों की बंदिश होती है, अभी नहरों की बंदिश चल रही है तो हर साल ये होता है कि नहरों की बंदिश होती है, भाल सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए खा लिए जाते हैं, लेकिन कहीं पे कोई भाल सफाई नहीं होती और वैसे ही फिर पानी छोड़ दिया जाता है। वो जो है जहाँ कैपेसिटी एक नहर की 50% कम हो जाती है जब ये इस तरह हो जाता है। तो अब हमने भी कहा है, आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट की है कि जिस तरह एक दफ़ा बहुत पहले आर्मी ने और अवाम ने, किसानों ने मिल के भाल सफाई की थी, तो हमने भी ऑफ़र किया आर्मी चीफ को कि एक दफ़ा हम दोबारा अपने जितने हमारे पास जो वसाइल हैं, ट्रैक्टर्स हैं, हम वो लाएंगे, लेकिन आर्मी उसमें हमारी मदद करे ताकि नहरों का सिस्टम दोबारा बहाल हो और पानी जो है आगे किसानों तक, खेतों तक पहुंच सके। सही। और उमर साहब, ये भल सफाई की मुहिम अगर मुकम्मल हो जाती है बेहतर तरीके से तो इससे क्या फ़वाइद होंगे, कितने होंगे? और ये जो अभी डीलर को दरमियान से हटाने वाली बात आपने की कि अगर हुकूमत डायरेक्ट किसानों को खाद दे और बेचे तो उससे रेट पर कितना फ़र्क पड़ेगा, ज़रा ये इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिए। सर, रेट का फ़र्क ये है कि अभी जो आम किसान, छोटा किसान है, उसको 52-53 रुपये में अभी मिल रही है और यूरिया का रेट है 3400 रुपये, यानी कम से कम 2000 रुपये, 1800 से 2000 रुपये का डिफरेंस है मार्केट में अभी भी। और जब ये इम्पोर्टेड यूरिया आ जाएगा तो मेरे ख़्याल में किसान को
फ़ी बैग 2000 रुपये की बचत होगी। और दूसरे नंबर पे जो आपने बात की है भल सफाई की, तो नहरी पानी देखें आप, नहरी पानी का बहुत अहम किरदार है। हम अकेला ट्यूबवेल का पानी नहीं लगा सकते ज़्यादा देर तक। अगर ज़्यादा देर तक लगाएं तो उसमें वो फसल ख़राब होना ज़मीन ख़राब होना शुरू हो जाती है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो हमें साथ नहरी पानी भी लगाना पड़ता है, क्योंकि नहरी पानी खाद का भी काम करता है। तो जब ये जो अभी जो स्टेटस है वो 50% पानी कम हो जाता है, जब अंदर भाल आ जाती है, उसमें स्लेट आ जाती है, तो उसकी वजह से पानी का फ़्लो जो है वो रुक जाता है। तो हम अगर ये भाल सफाई अच्छे तरीके से हो जाए, तो जहाँ पे किसान का 2 कनाल जगह पे पानी जाता है, तो वहाँ पे फिर वो 4 कनाल में जाएगा। तो उससे लाजमी बात है, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा किसान को। सही। तो उमर साहब, जाहिर है कि हमने ये देखा है कि जब से आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने अपना ये ओहदा संभाला, बड़े बड़े स्टेप्स उन्होंने इस मईशत की बेहतरी के लिए उठाए। SIFC को बनाया गया, बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है। आप लोगों से भी वो आकर मिले, आपने भी अपने मसाइल उनके सामने रखे। अब ये भल सफाई और दीगर जो जितने भी आप लोगों ने अपने मुतालबात और अपनी दरख्वास्तें और अपने मसाइल को उनके सामने रखा है, तो इस पर रिएक्शन उनका क्या है? अगले 3, 4, 5 माह में एक उनके ताउन के साथ साथ आप अपने इस पूरी इंडस्ट्री को, इस पूरी ज़राअत को, हर किसान के हालात को बेहतरी की जानिब जाता देखना, और उसमें उनका क्या किरदार होगा? जी बिल्कुल, इसमें जिस तरह उन्होंने किसानों से बात की, बल्कि यानी वो 45 मिनट उन्होंने अपनी जो रिटर्न उनकी स्पीच थी साइड पे कर दी, और वो किसानों से डायरेक्ट गुफ्तगू करते रहे, और बल्कि किसानों को आयात पढ़ के सुनाई और उनका तर्जमा भी बताया। फिर इस तरह और बहुत सारी उन्होंने डिस्कशंस की, और उन्होंने साथ ये भी कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, गवर्नमेंट को कोई भी आए, मैं आपके साथ हूँ, और आपके जो मसाइल हैं इंशाल्लाह वो हम हल करवाएंगे और पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। उमर मसूद, सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, हमारे थे और बता रहे थे कि आर्मी चीफ की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी उनके मसाइल के हल के लिए उनको करवाई गई है, और आने वाले दिनों में जो खाद इंपोर्ट हो रही है उसकी भी शफाफ बुनियादों पर तकसीम का सिलसिला शुरू होगा, तो यकीनी तौर पर एक आम किसान के मसाइल भी हल होते नज़र आएंगे। और अब सनती तरक्की का जो ख्वाब पाकिस्तान ने देखा है, क्या वो 2024 में पूरा होगा? सनती तरक्की की शरह में 10.26% की पिछले साल कमी हुई, और सनतों को गैस के मसाइल का सामना रहा। कीमतें बढ़ती रहीं, कनेक्शंस किसी के मुनक़ता हुए, किसी को गैस मिलना बंद हो गई, और साथ साथ शरह सूद भी 22% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। क्या सूरत हाल रही? और पाकिस्तान की सनती तरक्की में ये 10.26% की जो कमी रिकॉर्ड की गई है, ये बड़ी अहम है, चूँकि जो मसाइल थे गैस के वो एक आम सनतकार को उसने परेशान किए रखा, और सनतकारों ने इस सिलसिले में न सिर्फ एहतजाज किया, अपने मुतालबात आवाम के सामने रखे, कोशिश की कि उनके मसले को हल किया जा सके, लेकिन वो मसला हल नहीं हुआ। तनवीर अहमद बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सनतकारों के मसाइल से मुतालिक उनसे ज़रा गुफ्तगू करेंगे, सीनियर सनतकार भी हैं। तनवीर साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये 2023 तो बड़ा चैलेंजेस भरा रहा, आप लोगों को गैस महंगी भी मिलती रही, कम भी मिलती रही, मसाइल आप लोगों के हल नहीं हो सके। अब 2024 में क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? आपके मसाइल का हल नज़र आ रहा है इस हुकूमत के पास और आने वाली हुकूमत के पास? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि 2023 जो था वो इंडस्ट्री के लिए बहुत बुरा साल था। इसमें गैस की जो कीमतें हैं उसमें 250% इजाफा हुआ। पहला इजाफा जनवरी 2023 में हुआ, और उसके बाद दोबारा इजाफा हुआ जो नवंबर में हुआ, तो तकरीबन ये टोटल 250% इजाफा हुआ गैस की कीमतों में। और उसके इजाफे के बाद भी इस वक्त सूरत हाल ये है कि गैस नहीं है, 2 दिन जो है गैस नहीं होती, और बाकी जो 5 दिन होते हैं उसमें गैस का प्रेशर नहीं होता। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये सनत इंडस्ट्री जो है किस तरह चलेगी। और इसी तरह आप देखेंगे कि बिजली की कीमतों में भी जो है 100% इजाफा हुआ है। इंडस्ट्रियल यूनिट जो है तकरीबन 50 रुपये यूनिट तक पहुंच गया। अगर उसमें हम टैक्सेस वगैरह मिलाते हैं, सारी चीज़ें मिलाते हैं, तो वो ये तकरीबन 50 रुपये यूनिट हो गया है। शरह सूद भी जैसे आपने अभी बात करी कि 22% तक पहुँच गया है, और इन्फ्लेशन भी जो है, इन्फ्लेशन का रेट भी बहुत हाई है। तो हम समझते हैं कि अब हमें जो है इस वक्त गैस नहीं मिल रही, और हमें जो है इस बात पे जो है जोर दिया जा रहा है, इतनी महंगी गैस के बावजूद हमें जो है इस पर इसरार किया जा रहा है कि हम RLNG जो है वो ख़रीदें। तो
तो अब आप ये बताएं कि 2200 और 2500, 1100 से 2200-2500 रुपए पे जाके जो है गैस जो है जब 2500 रुपए हो जाएगी और हम RLNG भी उनसे अगर खरीदेंगे तो 3500 रुपए में किस तरह से जो है इंडस्ट्री सरवाइव करेगी। और जो गैस जो है वो अब आप ये देखेंगे सर्कुलर डेट जो है तकरीबन 2800 अरब रुपए पे पहुंच गया है। और हुकूमत ने जो गैस की कीमतों में इजाफा किया है उनका कहना ये है कि हम सर्कुलर डेट जो है इसको कम करेंगे, लेकिन आप ये देखेंगे कि ये सर्कुलर डेट कम नहीं होगा क्योंकि हुकूमत उस सुराही में पानी भर रही है जिसके नीचे से छेद है, क्योंकि छेद तो हुकूमत ने बंद नहीं किया हुआ है, ना चोरी बंद की हुई है, चोरी धड़ाधड़ हो रही है, मिसमैनेजमेंट अलग है, रिकवरी है नहीं। हुकूमत जो है उन इलाकों में गैस दे रही है जहाँ पे चोरी होती है, जहाँ पे कुछ इलाकों में ऐसे भी इलाके हैं जहाँ UFG जो है 50% से ज़्यादा है। हुकूमत जो है फर्टिलाइजर को क्रॉस सब्सिडी दे रही है जो ऑलरेडी अरबों रुपए मुनाफा कमा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो आप अगले साल जो है अगर हुकूमत ने अपनी पॉलिसी चेंज नहीं की, अब जैसे आप देखेंगे कि फरवरी में इलेक्शन होने वाले हैं मुल्क में, और हुकूमत ने अगर अपने नई हुकूमत से हमें उम्मीद है कि जो है वो आके जो है इन मामलों को ठीक करेगी, लेकिन अगर उसने भी ऐसे ही मामलों को चलाया तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। सही। और तो तनवीर साहब जो कह रहे हैं आप नई हुकूमत मामलात को आकर ठीक करेगी, अब ये ठीक करने से आपकी क्या मुराद है? आपने हर तरह का प्रोटेस्ट करके देख लिया, एक दिन हमने देखा कराची की पूरी इंडस्ट्री भी बंद रही, लेकिन हुकूमत तो एक कदम भी पीछे नहीं हटी। तो अब अगर हुकूमत नहीं पीछे हटती तो फिर आप लोगों को ये जो भी इजाफा है, जो मुश्किलात हैं आपकी, इनके साथ ही आगे बढ़ना होगा, और इनके साथ आप आगे बढ़ेंगे तो फिर इंडस्ट्रीज़ का फिर क्या पाकिस्तान में फ्यूचर है? जी, इंडस्ट्री का फ्यूचर तो यही है कि अगर हुकूमत ने अपनी जो नई हुकूमत आती है और वो अपनी पॉलिसियाँ तब्दील नहीं करती है तो फिर यही सूरत हाल होगी ना कि इंडस्ट्री जो है आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगेगी। जो हुकूमत का जो एक्सपोर्ट का जो ख्वाब है, जो हमारा भी ख्वाब है कि हमारी जो है एक्सपोर्ट जो है 50 अरब डॉलर तक पहुँच जाए, वो भी हमारा ख्वाब और हमारे जो कौम का ख्वाब है वो भी अधूरा रह जाएगा, क्योंकि इतनी महंगी गैस पे जो है सनतें जो है इंडस्ट्री जो है सरवाइव नहीं कर सकती। हुकूमत को अपनी पॉलिसियाँ चेंज करनी पड़ेगी, और जिन इलाकों में चोरी हो रही है, जो हो रही है, जहाँ से रिकवरी नहीं हो रही है, वहाँ गैस बंद करके इंडस्ट्री को देनी पड़ेगी। जिस तरह से के इलेक्ट्रिक के मामला होते हैं, बिजली के होते हैं कि जहाँ पे चोरी होती है वहाँ पे वो लोड शेडिंग करते हैं। इसी तरह हुकूमत को और इसी तरह जो है ये क्रॉस सब्सिडी जो है हुकूमत को ख़त्म करनी पड़ेगी। अगर हुकूमत क्रॉस सब्सिडी देती रहेगी तो जो बाकी सनतें हैं जिनको आप ये देखें ना कि ओगरा ने 2023-24 के लिए 1350 रुपये जो गैस के रेट मुकर्रर किए थे, अब 1350 की जगह अगर आप 2200 रुपये 2500 रुपये देंगे और उसके बाद जो है SSGC ये विंटर पैकेज के नाम पे हमसे ये कहेगा कि आप 3 महीने के लिए गैस जो है 3000 और 3500 रुपये मिलो, तो ज्यादती नहीं है, ये तो बहुत ही ज्यादती वाली बात है ना कि आप 1100 रुपये की गैस जो है 3500 रुपये में दे रहे हो, या 2500 रुपये में गर्मियों में दोगे और 3500 रुपये में विंटर में दोगे, तो किस तरह से हुकूमत जो है इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी? ये तो नामुमकिन बात है ना। अगर हुकूमत चाहती है कि इंडस्ट्री सर्वाइव करे, एक्सपोर्ट बढ़े, तो हुकूमत को जो है हमारी मुतालबात पे जो है गौर करना चाहिए। तो तनवीर साहब, ये मुतालबात आपने कोई ऐसी डायलॉग की सूरत हाल बनी, कुछ मुज़ाकरात हुए, रेलेवेंट मिनिस्टर ने आप लोगों ने रब्ता करने की उनसे कोशिश की है, तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड किया? अब तक हुकूमत के इल्म में आपकी मुश्किलात जब आ चुकी हैं तो उस पर हल करने के लिए अभी तक कोई गौर क्यों नहीं किया जा रहा है? कोई सीरियस स्टेप क्यों नज़र नहीं आ रहा है हमें? नहीं, इस सिलसिले में जुबैर मोतीवाला और तमाम टाउन एसोसिएशन के लोग जो है वज़ीर आज़म साहब से मिलने के लिए गए थे और उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि जो है हमारे मामलात को जो है वो देखा जाएगा, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अभी तक जो है उनके यहाँ से कोई कॉल नहीं आई है। अब हम उनकी इंतज़ार कर रहे हैं उनकी बात का कि वो हमें जो है वो कोई रिस्पॉन्स दें अपनी। तो तनवीर साहब, ये कुछ 1350 रुपये से कीमत बढ़ना शुरू हुई, जो कि आप लोगों से डिमांड की जा रही है कि 2500-3000 के करीब आप इसको भरें, तो आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? इसको किस हद तक नीचे लाया जाए और हुकूमत किस हद तक ऊपर आए? चूँकि 1-2 कदम वो बढ़ेंगे, 1-2 कदम आप पीछे होंगे, तो ही कोई दरमियानी राह निकलेगी। नहीं, 1350 रुपये ओगरा ने, देखिए ओगरा जो है गैस और पेट्रोल के जो रेट है वो मुकर्रर करता है, तो ओगरा ने 2023-24 के लिए 1350 रुपये गैस के रेट मुकर्रर किए थे। तो हमारा मुतालबा ये है कि जो है हमें जो है 1350 रुपये के हिसाब से ही गैस दी जाए जो ओगरा ने मुकर्रर किए थे। हमें ये 1350 जो ओगरा ने जो है मुकर्रर किए थे, हमें उस रेट पे गैस नहीं दी जा रही इंडस्ट्री को। हुकूमत ने अपने रेट दे दिए कि जी ये 2200 रुपये और 2500 रुपये लो
और इसके अलावा फिर जो है हमसे ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि विंटर में जो है 3,000 रुपये RLNG भी साथ लो अगर आपको गैस चाहिए, क्योंकि इस वक्त ये जो हमें इतनी महंगी गैस कर दी गई है, इसमें भी जो है विंटर में गैस नहीं मिल रही, क्योंकि 2 दिन तो ये गैस बंद कर देते हैं और बाकी 5 दिन जो है गैस का प्रेशर नहीं होता है। तो ये कहते हैं कि जी हमें जो है अगर आपको चाहिए तो RLNG लें, तो अगर आपको गैस का प्रेशर चाहिए या 7 वर्किंग डेज गैस चाहिए, तो ये कि अब ये किस तरह से अगर मुझे बताएं कि 1100 रुपये की जो गैस थी और बाद में 1350 की उन्होंने मुकर्रर की थी, जो ओगरा ने मुकर्रर की थी, हमने नहीं मुकर्रर की थी, खुद ओगरा ने मुकर्रर की थी। अब वो 1350 वाली गैस जब हमें 2500 रुपये में और अब विंटर में कहें कि जी 3000 में ले लो, तो किस तरह से गुजारा होगा? ये तो नामुमकिन वाली बात है ना। ये सनतकारों के मसाइल हैं जो कि हुकूमत के सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई अमली और ठोस कदम नहीं उठाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, नायब सदर KCCI और सनतकार हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।